नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिहार से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो कलेक्टिवली होंगे सभी सब्जेक्ट से लगभग, लेकिन अधिकतर हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा जो अक्सर बीपीएससी के एग्जाम में दोस्तों, बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, सीडीपीओ दे रहे हो, या आगे समय में असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम देंगे, जनरल स्टडीज़ के पेपर में दोस्तों हिस्ट्री रहता ही है। ओके, तो बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अक्सर रिपीट होते हैं। आप जैसे ही हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अल्टीमेटली जब लास्ट तक पहुंचेंगे दोस्तों, तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि इसी क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं। जो ट्रेंड चलता है बीपीएससी का, खास पॉइंट पर क्वेश्चन को रिपीट करता है, जैसे अशोक का, बुद्ध काल का, जैन धर्म का क्वेश्चन सब जो रहता है दोस्तों, अक्सर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जो क्वेश्चन रिपीटिटिव है दोस्तों, उनको तो अच्छे से देख लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपको पूरा का पूरा नंबर दिलाएंगे। 100% वो नंबर दिलाएंगे दोस्तों, यदि आप उसको अच्छे से देख लेते हैं। और उसकी संख्या कुछ लिमिट ही है, मतलब सीमित ही वो संख्या है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आए तो आपका बोनस अंक ही रहे। वही सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स के लिए। बीपीएससी का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से आपको देख लेना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो प्राचीन महाजनपद थे, महाजनपद आपको पढ़ना पड़ता होगा, पढ़ना पड़ता ही है सभी बच्चों को, महाजनपद के बारे में पढ़ना ही पड़ता है। जब आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो महाजनपद से वहाँ क्वेश्चन रहता है दोस्तों। वहाँ 16 महाजनपद की चर्चा है। कितनी? 16 महाजनपद की चर्चा है। अगर मैं सिर्फ नाम बोलूँ तो काशी है, कौशल है, अंग है, मगध है, वज्जी है, मल है, चेदी है, वत्स है, पांचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अस्मक है, अवंती है, गांधार है, कंबोज है, कुरु है। ये कुछ 16 महाजनपद है दोस्तों। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदों की चर्चा किस ग्रंथ में दिया गया है? अच्छे से किस ग्रंथ में? तो अंगुत्तर निकाय दोस्तों, अंगुत्तर निकाय। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 16 महाजनपद की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में? तो अंगुत्तर निकाय में इसको अच्छे से, अंगुत्तर निकाय तो है सबसे, मतलब इसको अच्छे इसमें बहुत बढ़िया से दिया गया। इसके अलावा महावास्तु और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, वहाँ भी थोड़ा थोड़ा बताया गया है। 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद दोस्तों अस्मक, एकमात्र जो महाजनपद था अस्मक, जो आपका दक्षिण भारत का था। ओके, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। हल्का फल्का हम डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी पता रहे, इसके आसपास का चीज़ भी। ये क्वेश्चन तो आसान है। अगर इसका आंसर का हम बात करें, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी देखें तो दोस्तों, वैसे तो होना चाहिए गृहब्रिज या राजगिरी, गृहब्रिज या राजगिरी, लेकिन राजगिर अगर नहीं है तो पाटलिपुत्रा, राजगिरी के नहीं तो कौन होगा? पाटलिपुत्रा। ओके, जैसे काशी की राजधानी वाराणसी है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, जिसको अयोध्या भी है, अंग चंपा है। मगध की राजधानी आपका पाटलिपुत्र हो गया, या अगर राजगिरी रहता तो राजगिरी आंसर जाता। वज्जी दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस था। वज्जी की ही राजधानी वैशाली थी, वज्जी की ही राजधानी वैशाली थी, जहाँ आप सुनते होंगे कि प्राचीन समय में गणतांत्रिक व्यवस्था था, वो कहाँ था? वैशाली में। वो किसकी राजधानी थी? वज्जी की ही राजधानी दोस्तों वैशाली थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न की बात करेगा दोस्तों, तो ये है आपका जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, आप देखेंगे आगे। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? बौद्ध संगति दोस्तों, हम बोले बौद्ध संगति से कई बार क्वेश्चन आपको मिलेगा। चतुर्थ, यहाँ चतुर्थ पूछा है, कहीं आपको प्रथम बौद्ध संगति, कहीं द्वितीय बौद्ध संगति, कहीं तृतीय बौद्ध संगति और कहीं चतुर्थ बौद्ध संगति, सभी मिलेगा दोस्तों। तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के समय में। किसके समय में दोस्तों? कनिष्क के समय में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी पूछता है, तो अध्यक्ष थे यहाँ पर वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, ये ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष से वसुमित्र। यही प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पूछता दोस्तों। जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुआ था वो आपका अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुआ था, और वहाँ अध्यक्ष थे महाकश्यप। सेकेंड बौद्ध संगति के बारे में पूछेगा, वो आपका वैशाली में हुआ था, और जो राजा थे उसमें कालाशोक राजा थे,
और अध्यक्ष थे सबकमीर थे। और तृतीय बौद्ध संगति तो सभी को पता रहता है, अशोक के समय में हुआ था। ठीक, अशोक के समय हुआ था, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो बौद्ध संगति से प्रत्येक बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगति पूछा दोस्तों तो कनिष्क के समय में, थर्ड का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ दोस्तों? तो शुंग वंश के बाद हुआ कन्नब वंश। शुंग वंश के राजा कौन थे? पुष्यमित्र संग। आपको ध्यान होगा अशोक के जो राजवंश का अंतिम शासक था, मगध राजवंश का जो अंतिम शासक था, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने अपनी मतलब राजा बना था, और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसको मार के कन्नब वंश का शासन स्थापित हुआ। तो 4 का सी ध्यान रखें। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? अपने शिलालेख, अशोक के कई सारे शिलालेख मिले। ठीक, अशोक के कई सारे शिलालेख मिले जिसमें वो सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक अपने शिलालेख में दोस्तों प्रियदर्शी, किससे? प्रियदर्शनी या देवानम प्रिय के नाम से भी उसको जाना जाता था, या प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 6 नंबर है, इनमें से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। गुप्त काल आपको याद होगा, चंद्रगुप्त हुए थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, कुछ जो वहाँ के प्रतापी राजा हुए थे उन सब का हम नाम लिए हैं। तो कह रहा है कि इनमें से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में किसने अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुसूत्र। कौन थे दोस्तों? सुसूत्र जानते हैं आप, सुसूत्र थे। नेक्स्ट है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, और आप देखेंगे आगे रिपीट भी हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं मतलब दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है दोस्तों? तो देखिए खरोष्ठी लिपि जो है दाहिने से बाएं लिपि जाती है। ये खरोष्ठ नामक एक व्यक्ति थे, उसने स्टार्ट किया था खरोष्ठी लिपि की। ब्राह्मी लिपि, अधिकतर जो अशोक का शिलालेख है दोस्तों, अशोक ने अपना शिलालेख जो लिखवाया अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखवाया है। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे अपने लोग लिखते हैं बाएं से दाएं, उसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेकिन खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट 8 नंबर, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का शासक कौन था? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, और कर्नाट वंश के जो शासक थे दोस्तों नान्यदेव ने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। सिमरावगढ़ को मतलब कर्नाट वंश का राजधानी बनाया था। और कर्नाट वंश को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता दोस्तों। ये जो कर्नाट वंश है, मिथिला, बहुत सारे लोग मिथिला जानते होंगे, मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है कौन? कर्नाट वंश। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मिथिला का स्वर्णयुग किसे कहते हैं? तो कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णयुग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की? ये थे आपका बालपुत्र देव दोस्तों, डायरेक्ट आंसर याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया है बालपुत्र देव। 10 नंबर क्वेश्चन है, और कर्नाट वंश का जो हम पूछे दोस्तों, कर्नाट वंश की संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन मतलब आपको ये बीपीएससी में पूछा ही गया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे, सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मतलब रैंडमली मिल जाएंगे इधर उधर, यहाँ एक साथ सब कलेक्टिवली हम आपको बता रहे हैं। तो एक मतलब इसको ध्यान तो रखना ही चाहिए एक साथ सारे क्वेश्चन को, कि यदि आता है तो आपको आराम से बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? देखिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब महात्मा बुद्ध का जब देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, तो उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब उसने पहला उपदेश दिया तो उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए सब टर्मिनोलॉजी को। तो जो महापरिनिर्वाण के बाद तुरंत बाद एक बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में, अजातशत्रु के समय में। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आता है, देखिए 2 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। और अध्यक्ष भी पूछता है, तो अध्यक्ष इसके थे, इसमें अध्यक्ष थे आपका
महाकश्यप थे। इसमें अध्यक्ष क्या थे? महाकश्यप थे। और इसमें कार्य क्या हुआ, कभी कभी कार्य भी पूछ लेता है। तो बुद्ध के उपदेश जो थे दोस्तों, उनके सारे उपदेशों को क्या क्या सूत पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग से संकलित कर दिया गया। किसी को सूत पिटक में, किसी को विनय पिटक में अलग अलग चीज़ को संकलित किया गया। ये कार्य किया गया था मतलब प्रथम बौद्ध संगति में। राजगृह में किया गया था 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व, जब महात्मा बुद्ध की देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, उसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, बीपीएससी के लिए नहीं दोस्तों, और भी कई सारे एग्जाम जो होता है अपने भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन एक तो मतलब फाहियान के बारे में, हेनसांग के बारे में, जो विदेशी यात्री आए थे, चाहे आपका वो इबन बतूता हो जाए, अमीर खुसरो तो विदेशी यात्रा नहीं थे, यूएन बतूता हो जाए दोस्तों, जो भी विदेश से लोग आए थे यहाँ पर भ्रमण के लिए या किसी और कार्य के लिए, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जाम में। यहाँ जैसे फाहियान के बारे में पूछा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके समय फाहियान भारत आया था। और हेनसांग तो आसान है, हर्षवर्धन, हेनसांग हर्षवर्धन के समय में, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था दोस्तों, ध्यान रखें। 12 नंबर क्वेश्चन, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। मौर्य समाज साम्राज्य को जो 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसका उल्लेख है किसके पुस्तक में किया गया है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसके पुस्तक में किया गया था। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर खुद कौन था? तो वो मतलब सिकंदर, महान सिकंदर जो था दोस्तों, अलेक्जेंडर के अंदर वो एक राजा था, और उसी का ये राजदूत था। जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त से लड़ने आया था दोस्तों, तो वो हार गया था। तो उसने मतलब संधि हुआ, अपनी पुत्री का, हेलेन का विवाह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से करवाया था, और अपना एक राजदूत जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में कहा था इसको रहने दीजिए। तो उसी ने, मेगास्थनीज ने ही पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म मतलब क्या? धम्म मतलब अशोक जो धर्म अपनाया था दोस्तों, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल संदेश क्या था? मूल संदेश था उसका बड़ों का सम्मान। जो मूल संदेश था, चारों ऑप्शन को देखिए, राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता या बड़ों का सम्मान, तो वो था बड़ों का सम्मान। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जब भी आए, त्रिरत्न दूसरी चीज़ है दोस्तों, और त्रिपिटक दूसरी चीज़ है। त्रिरत्न तो आपका जैन धर्म का हो गया, और जो त्रिपिटक है दोस्तों, इसमें आता है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। तो बौद्ध से त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक? तो बौद्ध की। और इस त्रिपिटक में के अंदर कौन कौन 3 पुस्तक है दोस्तों? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए, कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र, रेंडमली यदि कोई ऐसे ही दिमाग लगाएगा जो सब दिन से पढ़ते आया है कि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मतलब पूंजी से संबंधित है, पैसा से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं था। अब पहला ही ऑप्शन दिया है आर्थिक संबंध से बिल्कुल नहीं था। चाणक्य तो बहुत तेज तर्रार व्यक्ति थे, इसने ही घरानंद को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी दोस्तों। चंद्रगुप्त को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, और चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, और उस समय के दोस्तों बहुत ही महान व्यक्ति थे। तो कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र, जो वही चाणक्य जो है उसी को कौटिल्य भी कहते हैं। इसमें किस विषय पर आधारित था? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, मतलब राजा जो है शासन करेगा, उसका क्या है सिद्धांत है, और उसी के अभ्यास पर रिलेटेड था। विदेशी नीति के बारे में था, मतलब सेना किस प्रकार का होना चाहिए, समाज किस प्रकार का होना चाहिए, सभी चीज़ इसमें लिखा हुआ था कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट दोस्तों, मेगास्थनीज किसका दूत था? अभी बताए थे, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में रहता था। जैसे अभी भी दोस्तों हमारे देश के कुछ राजदूत हैं, विदेश में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, और विदेश से के भी राजदूत हमारे यहाँ रहते हैं। उसी प्रकार से पहले भी ये व्यवस्था थी। फिर क्वेश्चन देखिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश बताए थे दोस्तों, नान्यदेव प्रथम शासक थे, संस्थापक थे, और कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है।
वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। तो अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको मतलब इसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जितना भी टाइम लगे 2 से 3 बार इसको अच्छे से पढ़ लें, देख लें, सारे क्वेश्चन को लिख लें और रिवीजन करते रहे दोस्तों। 3 से 4 दिन रिवीजन कर लेंगे ना तो आपके सेरेब्रम, जो हाइंड ब्रेन है, पीछे का ब्रेन है, वहाँ जाके छप जाएगा, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपका मतलब ये क्या कहते हैं उसको, डीप मेमोरी में चला जाएगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, दोबारा बार आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये क्वेश्चन यदि आ जाता है दोस्तों, तो आपके लिए ये क्या होगा, बोनस अंक ही होगा। इसमें आपको माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, सीधे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, समय का भी बचत होगा और वह समय आप आगे वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से दे पाएंगे। तो इसलिए आप कुछ क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना चाहिए। देखिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक दोस्तों हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह थे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था? देखिए दोस्तों, बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, सभी के बारे में हमने चर्चा किया था। तो अजातशत्रु के समय में पहले हम चर्चा की, अजातशत्रु के समय में जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी, उनके तुरंत बाद जो है राजगृह में अजातशत्रु के समय में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों कालाशोक राजा थे, कालाशोक राजा के समय में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें। बौद्ध संगति से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें हम आपको एक चार्ट भी दे देंगे, अवेलेबल करा देंगे, ताकि आप उसको अच्छे से देख लें। तो राजगृह करेक्ट आंसर है 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो औदंतपुर जो शिक्षा केंद्र था दोस्तों, ये बिहार में अवस्थित था। औदंतपुर, नालंदा, विक्रमशिला, तीनों कहाँ था? बिहार में ही स्थित था, शिक्षा केंद्र था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आसान क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से ही। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ था दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कुंडग्राम में जन्म किनका हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था आपका भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ओके, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 20 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके कुमारगुप्त। कौन थे दोस्तों? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो बेटा था, चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था कुमारगुप्त। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। एकदम सही आंसर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है। 22 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऊपर ही डिस्कस किए थे। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। ओके, कुंडग्राम में हुआ था, ध्यान रखें। 22 का आंसर ए। 23, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। क्या नाम था दोस्तों? हर्यक वंश। अजातशत्रु का बाप का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। और अजातशत्रु का बेटा का नाम क्या था? उदयन। अजातशत्रु के बेटा का नाम क्या था दोस्तों? उदयन। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। 4 ही है, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति, और ये 5वीं बार हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध संगीति कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप में। 4 बौद्ध संगीति हुआ है दोस्तों, चारों कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक, किसके शासनकाल में हुआ था, कौन अध्यक्ष थे और क्या कार्य हुआ है दोस्तों, ये सब आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 1 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा प्रत्येक साल, मतलब ये तो ट्रेंड हो गया बीपीएससी का। नेक्स्ट में जब भी आप एग्जाम हो रहा है दोस्तों, बौद्ध संगीति से क्वेश्चन आता ही है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय। किसके समय दोस्तों? अशोक के समय में। और महाकश्यप नहीं, मोगलीपुत्र तिस्य यहाँ पर क्या थे? अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र तिस्य। तो 24 का आंसर डी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, बौद्ध गया में बौद्धि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? जो बौद्ध गया में है बौद्धि वृक्ष, जहाँ पर भगवान महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको पता है, पूर्णिमा को वो रात थी, उसी रात को उनको बौद्ध की मतलब ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो वो अपने वंश की किस पीढ़ी का है? अपने वंश की किस पीढ़ी का है दोस्तों? चतुर्थ पीढ़ी का है। ऐसा नहीं कि जिस मतलब वृक्ष के नीचे, जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो अभी तक वही है, नहीं दोस्तों, बहुत दिन हो गया है, तो हजारों साल हो गया है, 2000 साल से ऊपर हो गया है, तो ये अभी तक वही नहीं है, उसकी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लिच्छवियों के द्वारा। तो 26 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है दोस्तों? उदयन। कौन है पाटलिपुत्र के संस्थापक? उदयन। इससे पहले पाटलिपुत्र की जो था मगध की जो राजधानी थी दोस्तों, या जो भी यहाँ शासन होता था वो कहाँ था? राजगृह में। राजगृह से ही शासन करता था, चाहे हर्यक वंश का बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो। और उदयन जो आया था दोस्तों, उसने क्या किया था? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। तो उदयन, इसके संस्थापक किसको कहा जाते हैं? उदयन को। ध्यान रखें। 28, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया था? नंद वंश के बाद तो सभी जानते हैं मौर्य वंश को, क्योंकि नंद वंश का जो राजा था घनानंद, महा अपने आप में क्या था? वो तो था बहुत ही मतलब शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन एक प्रकार से उनको घमंड बहुत ज़्यादा हो गया था। तो घमंड बहुत ज़्यादा हो गया था, अहंकार हो गया था। राजा का जो अहंकार होता है राजगद्दी का, वो अहंकार हो गया था। उसने चाणक्य का अपमान कर दिया था। चाणक्य का अपमान कर दिया था। तो चाणक्य ने भी मतलब एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि इस वंश को हम समाप्त कर देंगे। तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो ईसा पूर्व जो 6ठी व्यवस्था में सभी जानते हैं। अगर ऑप्शन देखें तो वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र कहाँ पर थी दोस्तों? वैशाली में। प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में ही नहीं, बीपीएससी के अलावा जितना भी एग्जाम होता है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, बैंकिंग हो, सभी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखें ये क्वेश्चन और बौद्ध संगति से रिलेटेड क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चीनी यात्री हेन सांग, बताए थे हेन सांग और फाहियान। हेन सांग फाहियान के बारे में दोस्तों प्रत्येक मतलब क्वेश्चन में आता है, सभी एग्जाम्स का क्वेश्चन होता है। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? हेन सांग हर्षवर्धन के समय में आया था दोस्तों। हेन सांग हर्षवर्धन के समय में आया था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। और उसके पश्चात इसने वहाँ पर कुछ दिन मतलब अध्यापन का कार्य भी, पढ़ाने का कार्य भी किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हो। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हो। प्रशासन का वर्णन कहाँ से उपलब्ध होता है दोस्तों? इंडिका से। मेगास्थनीज का जो पुस्तक था इंडिका, वहाँ से हमको पता चलता है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में। 32, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए। 6ठी बारी क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। तो अशोक के समय कहाँ हो गया था? पाटलिपुत्र में। मेरे हिसाब से तो आपको याद भी हो गया होगा दोस्तों। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दें। 4 बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों। टोटल कितना बौद्ध संगति हुआ था? 4 बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के समय में। कहाँ पर? अजातशत्रु के समय हुआ था राजगृह में। अजातशत्रु का राजधानी तो राजगृह ही था। दूसरा हुआ था आपका कालाशोक। कालाशोक राजा जो कालाशोक थे दोस्तों, शिशुनाग वंश का राजा था कालाशोक। उसके समय हुआ था कहाँ? वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है अशोक के समय में। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति, ध्यान रखें, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अशोक की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, मगध की राजधानी। और चतुर्थ जो हुआ था कनिष्क के समय में। कहाँ पर? कनिष्क, कश्मीर। कनिष्क कहाँ हुआ था दोस्तों? कनिष्क में, कश्मीर में हुआ था। तो चारों बौद्ध संगति आपको ध्यान रखना चाहिए और राजा का नाम भी याद रखना चाहिए और उसमें क्या क्या कार्य हुए हैं उसको भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। 33 नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये आपका आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर जो जाएगा दोस्तों घनानंद। कौन था? घनानंद था। घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। बहुत के मन में चंद्रगुप्त मौर्य भी आएगा दोस्तों, लेकिन नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, घनानंद ही करेक्ट आंसर होगा। 34, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला केंद्र, विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र था उसके संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल। विक्रमशिला का नाम क्या था दोस्तों? देवपाल। और वो भी क्वेश्चन आता है, एक तो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, कुमार गुप्त ने उसकी स्थापना करवाया था। और जो विक्रमशिला का स्थापना है ये भागलपुर में है, इसकी स्थापना देवपाल ने करवाया था। 35, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। केवल वह स्तंभ, अशोक के कई सारे स्तंभ और शिलालेख मिले हैं दोस्तों, लेकिन कह रहे हैं केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो है भाब्रू स्तंभ। क्या है दोस्तों? भाब्रू स्तंभ। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मतलब ये
इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेता है स्तंभ से रिलेटेड, तो भाबरू स्तंभ आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें अशोक ने सेन को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाट के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ दफन है? तो यह नालंदा में दफन है। कहाँ? नालंदा में दफन है दोस्तों। बस इसको डायरेक्ट याद रखें कि कश्मीर घाट के जो अंतिम मुस्लिम शासक थे यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, नालंदा में इनको दफनाया गया है। 37, बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था दोस्तों? यह है बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक या कह सकते हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम ही था एक। इसने बिहार में आया और बिहार को रौंद डाला दो एक प्रकार से दोस्तों, मतलब बहुत ही लूटपाट मचाया, आगजनी करवा दिया नालंदा विश्वविद्यालय। आप जानते हैं इतनी सारी पुस्तकें थी वहाँ पर कि 6 महीना तक उसमें आग लगा हुआ था। ये सब पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं, जाहिल है ये बख्तियार खिलजी, तो बिल्कुल जाहिल था। और वो जो धरोहर था दोस्तों, वो जो धरोहर था वही सीख के, हेन सांग तो वहीं से सीख के गया था, वहीं से पढ़ के गया था। और आज चाइना देखिए कितना ज़्यादा डेवलप है, चाइना कितना ज़्यादा डेवलप है। अपने पुस्तक में भी कई बार इसका वर्णन किया है कि उस समय यहाँ जो पढ़ाई होता था पूरी दुनिया में कहीं पढ़ाई नहीं होता था, और दुनिया से यहाँ बच्चे आते थे। आवासीय रेसिडेंशियल विद्यालय था, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको इस जाहिल ने, बख्तियार खिलजी जो जाहिल है, इसने उसको विध्वंस कर दिया गया। और सबसे बड़ी विडम्बना तो ये भी है कि बख्तियारपुर एक शहर भी है दोस्तों, बख्तियारपुर। आप जानते हैं बिहार में अभी तक इसका नाम नहीं बदला गया है, क्या पता मतलब उसके नाम को अभी तक कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। इतना जाहिल इंसान, जिसने मतलब एक प्रकार से समझिए कि उस समय अग्रणी थे। बिहार जो उस समय पूरे भारत में अग्रणी था, पूरी दुनिया में अग्रणी था। आज बिहार जो है पूरे मतलब भारत में सबसे पीछे है। आप जानते हैं गरीबी में सबसे पीछे है, बेरोजगारी में सबसे आगे है यहाँ पर बिहार। और उसका नाम, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर मतलब तहस नहस करवा दिया, विध्वंस करवा दिया, उसके नाम को अभी तक कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो सरकार को भी नाम, और जगह देखते हैं नाम में बदलाव हो रहा है। जो भी गलत इंसान है उसका नाम जरूर बदलना चाहिए, और जो अच्छे इंसान है चाहे किसी धर्म जाति से हो, धर्म विशेष से हो, उसके नाम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, उसके नाम को चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बख्तियार खिलजी जैसे लुटेरा जाहिल, इसके नाम को तो मतलब दोस्तों मिट्टी में एकदम मिला देना चाहिए, इसके नाम को मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये मेरा अपना राय है, खैर सरकार जो भी करे। तो बख्तियार खिलजी ध्यान रखें। 38 है, नालंदा बिहार को विध्वंस किया था। वही है, नालंदा बिहार को किसने विध्वंस किया था दोस्तों? बख्तियार खिलजी। एकदम जाहिल इंसान था, इसको तो बस लूट करने के लिए आया था। और लूट करना था भाई, लूट कर लेता, तुम आग क्यों लगा दिया उस विश्वविद्यालय में? कितनी महंगी तो खैर मूल्यवान किताबें तो उस समय, जो मतलब अभी अगर रहता तो हमारा भारत दोस्तों बहुत पहले विश्वगुरु हो चुका होता। पहले भी विश्वगुरु था, इस समय विश्वगुरु था दोस्तों, लेकिन बीच में जब यही सब चीज़ समाप्त हो गया है, लोग अपने को भूल गए हैं, अपने कर्तव्य को भूल गए, क्योंकि जो महान ग्रंथ वगैरह सब थे सबको तो नष्ट कर दिया था, तब जाके हमारा भारत जो है कभी पीछा हो गया था। नहीं तो विश्वगुरु था और अभी भी विश्वगुरु रहता। लेकिन यही जो है, इसमें सबसे बड़ा योगदान तो बख्तियार खिलजी का। बताइए, शिक्षण संस्थान को बंद करने का, शिक्षण संस्थान में आग लगाने का क्या उद्देश्य है, क्या हो सकता है बताइए, इसकी मानसिकता क्या थी? खैर, तो 38 का ऑप्शन ए। 39 देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश आपको पता होगा दोस्तों, गुलाम वंश का राजा था। गुलाम वंश के सबसे पहले कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसी के बाद ये सब उसका सक्सेसर है। तो बिहार में अपना जो सबसे पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी। किसको? मलिक जानी। 39 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, किसके शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया? किसके शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया? तो ये था इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों। इल्तुतमिश के शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। 41, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। सैनिक अभियान, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था, ये था आपका इल्तुतमिश। ठीक। नेक्स्ट, जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फूलचंद को। किसको दोस्तों? फूलचंद को। डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा गया है और रिपीट भी हो सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। 43, दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया? दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया दोस्तों? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक नहीं, सिकंदर लोदी महान शासक था लोदी वंश का। तो इसने ही मतलब दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था।
और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना किसको नियुक्त किया था दोस्तों सूबेदार? तो मलिक जानी को। ध्यान रखिए, इल्तुतमिश मलिक जानी को, और जो है सिकंदर लोदी किसको नियुक्त किया था? दरिया खान नोहानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में बिहार को प्रांत कब घोषित किया गया? मुगल साम्राज्य में बिहार को प्रांत कब घोषित किया गया? तो 1580 में। कब? 1580 में। इसमें कौन थे? तो 1556 से 1605 तक मुगल सम्राट अशोक था। इसने ही मुगल मतलब उसी के समय में बिहार को प्रांत घोषित किया गया था 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के पिता हसन खां जागीरदार थे। शेर शाह सूरी का नाम सुनेंगे दोस्तों। इसके पिता का नाम था हसन खां। ये कहाँ के जागीरदार थे? तो सासाराम के। ऑब्वियसली सासाराम, शेर शाह का नाम सासाराम में शेर शाह का मकबरा भी है, तो जानते होंगे। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुर के उज्जैनी शासक कौन कौन थे? भोजपुर के उज्जैनी शासक कौन कौन थे? तो भोजपुर के उज्जैनी शासक दोस्तों दुर्लभ देव भी थे, राजा राम शाही भी थे, संतन सिंह भी थे, और ये सभी। तो डी करेक्ट आंसर क्या है? तो डी है, ये सभी 46 का डी। ध्यान रखें, दुर्लभ देव, राजा राम शाही और संतन सिंह सभी थे। 47, घुघुलिया नामक चेरो का मुख्यालय कहाँ था? घुघुलिया नामक चेरो का मुख्यालय कहाँ था? तो बिहिया। कहाँ था? बिहिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखें। घुघुलिया नामक चेरो का मुख्यालय कहाँ था? बिहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, मिथिला का तिरहुत के कर्नाट राज का उदय। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का उदय 1097 से 98 किस शासनकाल में हुआ? किस शासनकाल में हुआ दोस्तों? रामपाल। किसके शासनकाल में हुआ? रामपाल। ऑप्शन ए करेक्ट, ध्यान रखिएगा, रामपाल के शासनकाल में हुआ। 49 नंबर देखते हैं, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? मतलब मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो ये था आपका ममलूक काल, खिलजी काल या तुगलक काल। तो तुगलक काल में था दोस्तों, तुगलक काल में, ध्यान रखें, तुगलक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी आपका, जो डी ऑप्शन है, बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। ध्यान रखिए, बिहार शरीफ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे हो सकता है पूछ भी सकता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन था। इसमें से आप देखें कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है एज इट इज। बौद्ध संगति वाला कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। फाहियान, हेन सांग, ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है। बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड अशोक के बारे में जो क्वेश्चन है उसके समय में कहाँ बौद्ध संगति आयोजन हुआ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बार बार रिपीट भी हुआ है, तो आपको इनको अच्छे से देख लेना चाहिए। 2 से 3 बार इसको पढ़ लें दोस्तों, 2 से 3 बार पढ़ लें, आपको ऐसे ही सुन भी लेंगे तो याद हो जाएगा। और अगर याद हो गया है तो, अगर डीप मेमोरी में चला गया है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया दोस्तों, तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। फिर बार बार उसको आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और भीतर से एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि बिहार से यदि हिस्ट्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी देता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। उसके बाद नहीं तो आपको लगेगा कि अगर नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका ये सोचेंगे कि ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, मन इतना ही में लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर इस सभी को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसका प्रैक्टिस भी हो सके तो 1-2 बार कर लीजिए। प्रैक्टिस भी मतलब सप्ताह में 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा दोस्तों। तो फिलहाल इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम बीपीएससी से रिलेटेड मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करते रहते हैं, नोटिफिकेशंस जो भी आता है तो हम डिस्कस करते रहते हैं। और बीपीएससी असिस्टेंट, पब्लिक सैनिटरी असिस्टेंट का जो ऑफिसर का जो पोस्ट है दोस्तों, उसका जो पेपर 1 पेपर 2 का जो है, जो भी सिलेबस है, सिलेबस को तो हमने बहुत सारा डिस्कस भी किया है दोस्तों, और आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उससे भी जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स उसका तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, और थोड़ा बहुत आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमको जब समय मिलेगा तो हम उसका दोस्तों आपको रिप्लाई ज़रूर करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे को हमने रिप्लाई भी किया है, तो ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।